आदरणीय कृष्णा जी, प्रिय अशोक जी, प्रिय गगन, निर्मल जी के परिवार के आदरणीय सदस्यगण, निर्मल जी के प्रेमी पाठक मित्रों, समारोह का पूर्व रंग अशोक जी ने उचित ही प्रस्तुत किया और अब उसके बाद उनकी स्मृति का स्मारक व्याख्यान देने का मुझे सम्मान दिया गया है और इसे मैं सम्मान के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मित्रों, मैं वाचिक परंपरा के लिए इतना बदनाम हो चुका हूँ कि मैंने तय किया कि निर्मल जी की स्मृति में लिखित वक्तव्य ही दूंगा, क्योंकि निर्मल जी प्रायः लिखित ही भाषण दिया करते थे, गोष्ठियों में संक्षिप्त हस्तक्षेप के अतिरिक्त। इसलिए उनके सम्मान में ये उचित ही होगा कि मैं वाचिक परंपरा को छोड़ दूं। फिर भी आपके सामने जो पढ़ने जा रहा हूं वह ठीक ठीक व्याख्यान या भाषण नहीं है। ये एक तरह से कोलाज है और यह कोलाज जिसमें निर्मल जी के ही वचन हैं, मैंने केवल धागे की भूमिका अदा की है और अधिकांश वही बोले, मैं केवल एक धागे से उनको धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करूँगा। मनकाएँ उनकी है और एक पतला सा महीन धागा मेरा है। निर्मल जी नहीं, जी लगाकर उन्हें छोटा करने की गुस्ताखी न करूँगा। राम जी कहने से राम छोटे हो जाते हैं, गांधी जी कहने से, मेरी समझ से। तो निर्मल की स्मृति में दो शब्द, अब वे शब्द और स्मृति के रूप में ही शेष हैं। वे स्वयं भी स्मृति जीवी थे और सच्चे अर्थों में शब्द साधक भी। शब्द और स्मृति नाम से उनकी एक पुस्तक ही है। पुस्तक के प्राकथन में आत्मविश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं, मनुष्य अपने बारे में तब तक नहीं सोचता जब तक अपने सुखद भ्रमों से वंचित नहीं हो जाता। ये भ्रम महज बाहरी दुनिया के बारे में नहीं होते हैं, अपने बारे में भी होते हैं, बल्कि अपने बारे में उसकी छलना सबसे अधिक गहरी होती है। अतः आत्ममंथन की घड़ी में एक सालती सी पीड़ा छिपी रहती है, किंतु यही पीड़ा एक तरह का पारदर्शी बोध, सेंस ऑफ लुसिडिटी भी देती है। हम उस सूखे रेगिस्तान के बीच चले आते हैं जो शब्द और यथार्थ के बीच फैला है। एक भारतीय लेखक के लिए लिखने का मतलब है इस रेगिस्तान पर चलना, नंगे पांव चलना, ताकि हम गर्मी और सर्दी के वैसे ही भोग सकें जैसे वह है। यह यात्रा के दौरान सौंदर्य का सृजन होता है और नैतिकता का भी। हम यथार्थ को कसौटी बनाकर शब्द को उसका मौलिक अर्थ प्रदान करते हैं जो सौंदर्य को जन्म देता है। हम शब्द की पवित्रता को बचाने के लिए
यथार्थ से संघर्ष करते हैं, जिससे नैतिकता का जन्म होता है। अंततः दोनों में कोई विरोध नहीं रहता, क्योंकि दोनों ही लेखक के एक अनायास धर्म बन जाते हैं। धर्म जो ऊपर से आरोपित नहीं होता, किंतु जिसका होना उतना ही अनिवार्य और नैसर्गिक हो जाता है। जैसे अपने पाठ पर नदी का बहना। विटगेनस्टाइन के इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐश्चर्यिक सौंदर्य अंततोगत्वा मनुष्य की नैतिकता में ही समाहित होता है। शब्द और स्मृति ही में ही एक निबंध है, गद्य का पतन। यह भी निर्बल के लिए नैतिकता का प्रश्न है। केवल भाषा, व्याकरण या शैली विज्ञान के सीमित क्षेत्र का नहीं, उन्हीं के शब्दों में शब्दों की अपनी नैतिकता होती है। जिस अनुपात में इस नैतिकता के प्रति कम संवेदनशील होते जाते हैं, उतना ही अधिक हम भाषा के प्रति अत्याचार, बलात्कार करते हैं। गद्य का पतन इस बलात्कार से आरंभ होता है। इस नैतिकता को स्पष्ट करने के लिए ठोस उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गद्य का विकास एक आत्मसजग, अधिक स्वाधीन व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। जब कभी इस व्यक्तित्व की गरिमा को चोट लगती है, गद्य की गरिमा अपने आप लुप्त हो जाती है। पिछले 30 वर्षों में सोवियत गद्य का पतन इसका दयनीय उदाहरण है। किंतु रूसी गद्य नहीं, सोवियत गद्य। किंतु गद्य के विकास में महज स्वतंत्र व्यक्तित्व ही काफी नहीं है। हालांकि ये उसकी प्राथमिक शर्त है। उस परिवेश का भी उससे गहरा संबंध है जिसमें लेखक शब्दों के संपर्क में आता है। टेलीविजन और नैपाम बम की सभ्यता शब्दों का उतना ही क्रूर ढंग से हनन करती है जितनी वह व्यवस्था जो क्रांति और समाजवाद के शब्दों को खोखला करते हुए एक छोटे से देश में टैंक भेजती है। इशारा जी को सुना किया है। हर व्यवस्था का अपना एक गोएबेल्स है, जो शब्दों द्वारा सत्य को झूठ में परिणत करना चाहता है और इस भयानक प्रक्रिया के शब्द धीरे धीरे खाली होते जाते हैं। उदाहरण समाप्त। निर्मल का यह निबंध राल्फ वॉक्स के गद्य की विलुप्त कला शीर्षक निबंध की याद ताज़ा कर देता है, जो उसकी प्रसिद्ध कृति उपन्यास और लोक जीवन का एक अध्याय है और जो गोएबेल्स के अपप्रचार के दौर में लिखा गया था। उसने भी चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला को गद्य कहा था। लेकिन निर्मल इससे आगे बढ़कर गद्य के उस छद्म की ओर इशारा करते हैं जो समझौता परस्त मध्यवर्गीय चेतना से उत्पन्न होता है। इस प्रसंग में उन्होंने अपने समकालीन कहानीकारों के आक्रोश भरे धुआंधार लेखों को तो निशाना बनाया ही, किंतु उसके साथ ही छद्म अभिजात शालीनता वाले गद्य को भी नहीं बख्शा। कुछ लोगों को ये देखकर आश्चर्य होगा, यानी सुनकर आश्चर्य होगा कि इस प्रसंग में अज्ञेय का गद्य भी निर्मल के निशाने पर है। उन्हीं के शब्दों में देखिए, अपने अपने अजनबी का अभिजात गद्य। जब कभी अज्ञेय जी किसी भदेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि वह पांचे उठाकर कीचड़ में जा रहे हैं उस शब्द से हाथ मिलाने। निबंध का अंत इस आकांक्षा के साथ होता है कि जिस दिन हमारा गद्य स्मोकिंग रूम की नकली साहसिकता और महिलाओं के सामने वाली दिखावटी भद्रता से छुटकारा पा लेगा,
वो फिर खुले मैदान में आ खड़ा होगा। ऐसे प्रौढ़ गद्य की हमें आज प्रतीक्षा है। उद्धरण समाप्त। दूसरा हिस्सा। धुंध से उठती धुन ऐसी अनूठी कृति है जो मेरी दृष्टि में निर्बल की शब्द साधना का कक्ष है, प्रयोगशाला है, खास तौर से डायरी वाले अंश। चाहे तो उसे किताबों की किताब भी कह सकते हैं। निर्बल की दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। सुधार और संशोधन से लेखक को हाथ रोकना पड़ा ताकि कहीं वह धुन हाथ से निकल न जाए जिसे बहती हुई धुंध में पकड़ा था। धुंध को लेकर ज्यादा मुश्किल नहीं, दिक्कत है तो धुन को लेकर। 20 अगस्त 1982 की डायरी में वर्जीनिया वुल्फ की डायरी के हवाले से लिखा गया है। उद्धरण। लिखना उनके लिए एक धुन था। लिखना उनके लिए एक धुन था, दोनों अर्थों में ही, जहां वह एक ऑब्सेशन होता है और गाने की धुन की तरह भी जो 24 घंटे उनके दिमाग में घूमती रहती थी। फ्लॉबे अगर धुनी रमाए लेखक थे तो वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी लेखिका जो अपनी धुन के पीछे भागती रहती थी। जहां तक धुंध का संबंध है, कहीं ये माया के गोत्र की तो नहीं। निर्मल को माया बहुत प्रिय है, जैसे माया का मर्म, माया दर्पण इत्यादि। मधुकर उपाध्याय ने तो उनकी स्मृति में जो पुस्तक संपादित की उसका नाम भी रखा निर्मल माया। शिमला 12 जून 1973 की डायरी में निर्मल ने ऑस्कर वाइल्ड का पहले एक उदाहरण दिया, फिर उस पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी। उदाहरण। हम कितनी ही कोशिश क्यों न करें, चीजों के रूप के पीछे हम वास्तविकता को नहीं पकड़ सकते। इसका भयानक सा कारण ये हो सकता है कि चीजों के अनुभव से अलग उनकी कोई अलग वास्तविकता नहीं है। चीजों के अनुभव से अलग उनकी कोई अलग वास्तविकता नहीं है। सिर्फ उथले लोग ये कहते हैं कि चीजों को उनके बाहरी रूप से नहीं जाना जा सकता है। दुनिया का असली रहस्य दृश्य में निहित है, अदृश्य में नहीं। अब निर्मल की टिप्पणी। साहित्य हमें पानी नहीं देता, वो हमें सिर्फ अपनी प्यास का बोध कराता है। जब तुम स्वप्न में पानी पीते हो तो जागने पर सहसा एहसास होता है कि तुम सचमुच कितने प्यासे हो। 27 अगस्त 1976 की डायरी में